then it was not the heart which was important organ, it was the liver. अगर हम किसी के लीवर निकाल लें बॉडी से तो उसकी बॉडी 24 आवर भी नहीं सर्वाइव कर सकती। ये फैक्ट है कि अल्कोहल एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि लीवर को डैमेज करता है। Namaste and welcome back to our Apollo Sage podcast. Today we will dive into a topic that is very vital and overlooked, that is liver and the most important organ of the body. So today we are having a liver specialist, our gastroenterologist, Dr. S. Danish. Welcome, sir. Welcome. Myself, Dr. S. Danish. I am a gastroenterologist with a degree of MCH super specialty in GI surgery, as well as I have done a postdoctoral fellowship in HPV surgery and liver transplantation. And now I am here with Apollo Sage Hospital as a consultant of GI surgery and HPV and transplantation. सर तो मेरा जैसे वी आर डाइविंग इनटू अ टॉपिक ऑफ लीवर, सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट सवाल मेरा है कि व्हाई लीवर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कि व्हाट मेक्स इट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की बात करें तो इफ वी डेट बैक्स टू द बिफोर क्राइस्ट एरा, देन इट वाज नॉट द हार्ट विच वाज इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, इट वाज द लीवर। जैसे आज के दिन में हम कहते हैं ना कि किसी को दिल दे दिया, जस्ट लाइक एट दैट टाइम इट वाज लीवर विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरा दिल के बदले मेरा जिगर ना खराब करो, द लीवर इज हेपायर विच इज कॉल्ड जिगर। तो लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन रिस्पेक्ट कि वो अपने जो इतनी भी बॉडीज के मेटाबॉलिज्म है, जो भी चीज़ें खाते हैं पीते हैं या जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको वो डिटॉक्सिफाई करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिचुएटेड ऑन राइट साइड, दाईं तरफ होता है और बॉडी के सारे प्रोसेस को मेटाबोलाइज करता है, टॉक्सिन प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है। जैसे किडनी एक्सक्रीट करता है उसी तरह लीवर एक्सक्रीट करता है और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है जिससे कि हमारी खान पान की प्रक्रिया चलती रहती है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप बात करें लीवर का, तो अगर किडनी की आप बात देखो तो अगर किडनी फेल हो जाती है या किसी की एक किडनी निकाल लें या दोनों किडनी निकाल लें तो वो डायलिसिस ज़रूरत पड़ती है। 2-3 दिन के बाद उसको बार बार डायलिसिस ज़रूरत पड़ेगी अगर वो कंप्लीट किडनी फेल है। अगर हम किसी के लीवर निकाल लें बॉडी से तो उसकी बॉडी 24 आवर भी नहीं सर्वाइव कर सकती है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। सर तो ऐसे जैसे आपने मुझे बताया कि लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके बिना हम नहीं जी सकते हैं, तो उसके लिए हम पर ऐसे कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं या कुछ हमारे डेली के रूटीन्स होते हैं जो लीवर को बीमार कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तो वो क्या बीमारी है और क्या हैबिट्स होती हैं हमारी डेली लाइफ की? देखिए, लीवर खराब होने के कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है लीवर खराब होने के लिए टॉक्सिन्स किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे अल्कोहल इज ऑल्सो ए टॉक्सिन जो कि लीवर को डैमेज करती है। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड क्या है कि अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, जैसे हेपेटाइटिस आप सुनते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, ये सारे हेपेटाइटिस जो है वो लीवर को खराब करते हैं। तीसरी चीज़ है आपकी मेटाबॉलिक फैक्टर, जैसे ओबेसिटीज़ है, डायबिटीज़ है, ये सब चीज़ें भी लीवर को ख़राब करती है। जैसे फैट्स लीवर में डिपॉजिट हो जाता है, फैटी लीवर्स, जो आगे चल के लीवर ख़राब करने की संभावना क्रिएट करता है। लास्टली कुछ जेनेटिक हेरिडिटरी कारण होते हैं जो पैदाइशी तौर पे होते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत छोटे से बच्चे था, उसका भी लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, उसकी लीवर ख़राब हो गई थी, तो ये सब जेनेटिक कारण की वजह से लीवर ख़राब हो सकती है। तो ये 4 महत्वपूर्ण कारण है जिससे लीवर डैमेज हो सकता है। सर जैसे मैंने अभी ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि अल्कोहल इज मेकिंग लीवर डैमेज, तो कितने % तक ये सही है या कितना कोई परसेंटेज होगा जिससे अब अल्कोहल ख़राब करती है लीवर को ज़्यादा मात्रा में, इसके बारे में अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है, क्योंकि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है जो लीवर को डैमेज करता है, लीवर्स के सेल को डैमेज होता है। तो ये एक कहने और सुनने वाली बातें नहीं है, ये फैक्ट है कि अल्कोहल एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि लीवर को डैमेज करता है। अब ये अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अगर गाइडलाइंस के हिसाब से चले तो कहते हैं कि 14 ड्रिंक्स फॉर मेल एंड 12 ड्रिंक्स फॉर फीमेल इन अ वीक is normal. Beyond that it is injurious to liver. अब what is one drink? तो अगर आप बात करो तो एक जार मतलब 500 ml of beer is constituting one drink. Okay, 1 glass of wine is constituting one drink, और 30 ml of whiskey is constituting one drink. So on an average you have an option of 14 drink per week on a maximum.
सो उससे अगर आप कभी भी ज़्यादा जाते हो तो वो लीवर डैमेज करेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसमें प्रोपेंसिटी है डैमेज करने का, जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, हेरिडिटरी कॉजेज़ हो सकते हैं, किसी को डायबिटीज़ पहले से ही है, ओबेसिटी पहले से ही है, तो वो सब केसेस में अल्कोहल के इफेक्ट प्लस ये सब की इफेक्ट एडिटिव हो जाएंगे, तो उन लोगों में लिमिट उससे भी कम हो सकती है। अच्छा, मतलब आपको लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा। सर मैंने ये तो अल्कोहल से डैमेज होने का पता था मुझे, बट मुझे एक और चीज़ का पता चला है कि जो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी होती है, दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर लीवर। सो हाउ इट इज़, मतलब कितना मुझे उसके परसेंटेज में लेना पड़ेगा ब्लैक कॉफ़ी की जो मेरे लीवर को हेल्दी रखे? Basically, black coffee has a protective effect on liver health. Moreover, black coffee is also a protective effect on some cancers too. So, जब हम लोगों को फैटी लीवर्स होती है, तो फैटी लीवर्स जब होते हैं तो हमें अर्ली फेज, जब लीवर डैमेज हो रहा है, तो दे आर स्टेजेस जहाँ पे लीवर डैमेज हो रहा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, देन सिरोसिस, जब कंप्लीट लीवर डैमेज हो गए, क्रॉनिक लीवर डिजीज हो गई और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स बहुत एक्सपैंड कर गई है, उस केस में आपका बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप अर्ली जाते हो तो आपकी कॉफ़ी एक बेनिफिशियल है, हेपेटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट उसमें कहते हैं। जैसे इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो वी यूजुअली एडवाइज 1 or 2 cup of coffee. Avoid using tea, better to take coffee, and that coffee should be black coffee. No added sugar. Refined sugar is damaging. ओके, तो ओनली ब्लैक वाटर, मतलब वाटर एंड कॉफ़ी। Coffee, yeah. ओके सर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि लीवर को कैसे अफेक्ट करती है हमारी जो लाइफस्टाइल डिसीज होती है, लाइक डायबिटीज, बीपी, ये कैसे उनको अफेक्ट करता है? एक्चुअली जो लाइफ स्टाइल की बात करें तो डायबिटीज़ इज़ नॉट अ सिंगल ऑर्गन डिजीज़। डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ ऑफ मल्टीपल ऑर्गन, एंड लाइफ स्टाइल डायबिटीज़ इज़ एसोसिएटेड विथ लाइफ स्टाइल। सो आज के डेट में हम एक जो लाइफ स्टाइल एसोसिएटेड डिजीज़ है, जिससे हमें ओबेसिटी हो रही है, हमारी हेल्थ क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में आते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का मतलब है अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको लिपिड्स बढ़े हुए हैं, या आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का पार्ट होती हैं। तो अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप प्रोन हैं कि आपकी लीवर डैमेज या फैटी लीवर होना है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल्स डैमेज हो रही है, ख़राब हो रही है, जिससे आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, अच्छी हैबिट्स है, डाइटरी हैबिट्स है, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम है, प्रोटीन की मात्रा अच्छी ले रहे हो, कैलोरी का कंजम्पशंस आप मतलब जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइजिंग, ये सब चीज़ कर रहे हो। जैसे लाइफ स्टाइल आज के डेट में हम लोग बैठ जाते हैं टीवी के सामने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी वर्कआउट नहीं होती है। उस केस में हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ हमें लीवर में फैटी लीवर आ रहा है, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सर ये तो आपने मुझे बता दिया कि डिसीज, डायबिटिक डिसीजेस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या लीवर कैसे अफेक्ट करता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वार्निंग साइंस क्या होते हैं कि हाँ मेरा लीवर फेल हो चुका है, कि मुझे पता चल जाए कि कुछ साइंस होते होंगे ना, जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि नाउ दिस इज द टाइम कि मेरा लीवर अब डैमेज है। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो लीवर जो डैमेज हो रहा है वो स्टेजेस में होगा, है ना। अगर स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो हो सकता है कि आपको पता भी ना लगे। अगर डाटा के हिसाब से चलेंगे तो अगर किसी को फैटी लीवर हो रहा है और उसके बाद सिरोसिस होगा ऑब्वियसली विद टाइम, तो फैटी लीवर अगर किसी को इनिशियल स्टेजेस में है तो 45 to 100% केसेस में ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, दे कांट फील एनी सिम्टम्स। और अगर सिम्टम्स होंगे तो क्या होंगे, तो कुछ पेशेंट्स होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में थोड़ा सा हेवीनेस हो रहा है, थोड़ा सा पेन हो रहा है, एंड फटीग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। 70% पेशेंट्स जो होते हैं फैटी लीवर के वो कंप्लेन करते हैं कि मुझे फटीग फील होता है। तो ये 2-3 बहुत ही नॉन स्पेसिफिक साइन है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसे कुछ साइंस हो रहे हैं तो आप अपना लीवर इवेल्युएट कराइए, सोनोग्राफी कीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट कराइए कि आपको कहीं फैटी लीवर्स की बीमारी तो नहीं हो रही है। और अगर बात करें कि एडवांस लेवल जब हो गया, जैसे सिरोसिस हो गई, तो सिरोसिस में कुछ साइंस बहुत ही कॉमन हो जाते हैं, जैसे कि पेट में पानी बनना, जॉन्डिस का आ जाना, फटीग तो मैंने बताया ही है, कभी कभी खून की उल्टी भी होने लगती है, कभी लैट्रिन के रास्ते खून आना लगता है,
और कभी कभी क्या होता है कि स्लीप वेक साइकिल ऑल्टर्ड हो जाती है, रात में नींद नहीं आ रही है, दिन में सो रहे हैं, और कभी कभी एजिटेशन, थोड़ा सा एंग्जाइटी, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम होता है जिसको हेपेटिक इनकेफेलोपैथी कहते हैं। तो ये सारे ग्रीवियस साइन होते हैं जिससे पता चलता है कि लीवर आपका फेल हो चुका है, ये डैमेज्ड है। डैमेज है, कंप्लीटली डैमेज है। ओके सर, तो व्हाट आर द कंडीशंस जिसमें हमें लगे कि लीवर को अब सर्जरी की जरूरत है? देखिए, अगर लीवर की बात करें तो मैंने बताया कि सारे डिजीजेज हैं कि हेपेटाइटिस हो गई, अल्कोहल हो गई, ये सारे डिजीजेज लीवर को स्लोली डैमेज करते हैं, एंड फाइनली एंड स्टेज लीवर डिजीज आती है ना। अगर ये सारे बीमारी जो होते हैं वो सारी बीमारी एक जगह पे जाके टर्मिनेट करते हैं, जिसे कहते हैं एंड स्टेज लीवर डिजीज। तो एंड स्टेज लीवर डिजीज जो होती है, जैसे सिरोसिस आप कह रहे हो, तो जब सिरोसिस हो जाती है तो उसकी ग्रेडिंग्स दी गई है कि ए बी एंड सी। तो सी की ग्रेडिंग जो होती है ना, मतलब आपकी सिरोसिस हुई, पहले लीवर फैटी था, 1 2 3 4 एंड देन सिरोसिस। सिरोसिस में भी स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी। तो स्टेज सी हो गई, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जैसे स्लीप वेक साइकिल ऑल्टर्ड होना, जिसे हेपेटिक इनकैफ कहा, खून की उल्टी होना, उसके बाद मैंने आपको कहा पेट में पानी बनना, जॉन्डिस होना, अगर ये सारे सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट्स में आ रहे हैं कंप्लीट लीवर फेल होने के बाद, इसका मतलब है उन्हें लीवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और अगर वो अर्ली फेजेस में है, जैसे ए ग्रुप में, बी में, कि कभी कभी जॉन्डिस हुआ है, कभी कभी पेट में पानी आ जाता है, दवाइयों पे ठीक हो जाते हैं, तो वे ट्राई की दवा पे उसे कंट्रोल करके रखें, उन्हें सी के लेवल पे ना आए, ए और बी में मैनेज करें। सर जैसे आपने मुझे भी, मैंने जितनी कॉन्वर्सेशन आपसे करी उसमें मुझे दो नाम बहुत ही कॉमन सुनने में मिले, दैट इज हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। सो पर्सनली आई डोंट नो अबाउट दिस स्टडी डिसीजेस है या क्या है ये, तो कैन यू एक्सप्लेन कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्या होता है? देखिए, हेपेटाइटिस अगर कहें तो हेपा मीन्स लीवर होता है, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। तो कॉमन भाषा में कहते हैं कि लीवर में सूजन आ गया तो हेपेटाइटिस हो गया। तो किसी भी कारण से लीवर में अगर सूजन आया है तो वो हेपेटाइटिस कहलाता है। अब उसमें अगर किसी वायरस से है तो वायरल हेपेटाइटिस हो गया। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दो वायरस है जिसके कारण लीवर में सूजन आ सकती है। तो ये दोनों को कहते हैं हेपेटाइटिस बी रिलेटेड लीवर डिजीज एंड हेपेटाइटिस सी रिलेटेड। सो हेपेटाइटिस बी एंड सी जो डिजीजेज हैं ये बेसिकली वायरल रिलेटेड हेपेटाइटिस है। मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी और सी क्या है, सिम्टम्स कैसे हैं, ट्रीटमेंट क्या हो सकती है और उसकी कोई प्रिवेंशन है कि नहीं है। तो अभी अगर हेपेटाइटिस बी की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट डे एंड आफ्टर 1 मंथ एंड आफ्टर 6 मंथ 3 डोजेस इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे आप 3 डोजेस लेके हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेट हो सकते हैं। और उसकी वैक्सीनेशन की इफिकेसी काफ़ी अच्छी है, 95% प्लस इफिकेसी। अगर आपने हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन ले लिए, आपकी एंटीबॉडी की टाइटर्स अच्छी हो गई, तो आप हेपेटाइटिस बी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी के लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए अच्छी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हो गई हैं कि एक बार अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है, 12 वीक्स का यूजुअली ट्रीटमेंट होता है, तो उस पर आपकी लीवर से वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होता है अराउंड 95% भी है कि आपके वायरस बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो ये हुई थोड़ी बहुत प्रिवेंशन एंड थोड़ी बहुत क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। अब है क्या क्या कारण है जिससे हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। तो जिस तरह से HIV एड्स फैलता है, हेपेटाइटिस बी और सी भी उसी तरह से फैलता है। कंटेमिनेटेड सिरिंजेस का यूज़ किया है, कंटेमिनेटेड नीडल्स हैं, कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेपेटाइटिस बी या सी को फैलाती हैं। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि सर मेरे को अगर मेरा लीवर हेल्दी रखना है तो मैं क्या डाइट को फॉलो करूँ कि मेरा लीवर हेल्दी रहे? देखिए, सबसे पहले क्या है कि लीवर हेल्दी होने का मतलब है कि आपकी बॉडी की फिजिक हेल्दी होनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन हेल्दी रहेगा और आपकी बॉडी अनहेल्दी नहीं, अनहेल्दी रहेगी। तो आपको लीवर हेल्दी मीन्स इफ यू आर फिट एंड फाइन, आप अपनी बॉडी को शेप में मेंटेन रख रहे हैं, कैलोरी कितना है, आर रिकमेंडेड डेली अलायंस जितनी है उसके हिसाब से आप इनटेक ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है, फिजिकल एक्टिविटी है, वर्कआउट अच्छे हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज़ जैसे मैंने बोला अल्कोहल कंजम्पशन, हार्मफुल लाइफस्टाइल जैसे इलिसिट ड्रग यूजेस, और ये सब चीज़ें से आप प्रिवेंट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को लीवर आपके प्रिवेंट हो रही है। सर एक लास्ट सवाल, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, गोल्डन रूल हमारे ऑडियंस के लिए?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लीवर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे दिल की बात आती है वैसे जिगर की भी बात आती है। जैसे लोग अपने बच्चे को कहते हैं जिगर का टुकड़ा, तो इस वेरी इंपॉर्टेंट, दिल का टुकड़ा नहीं कहते हैं, जिगर का टुकड़ा कहते हैं। तो यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ जिगर एंड लीवर, एंड यू शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट इट बाय योर लाइफस्टाइल एंड डेली फिजिकल एक्टिविटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी नाइस टू टॉक टू यू। मुझे आज पता चला कि लीवर के मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है और हाउ कैन वी कैन हैव अ गुड लीवर लाइफस्टाइल, और अगर लाइफस्टाइल अच्छी हो तो लीवर हमारा कैसे अच्छा सकता है। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमें पता चला कि कैसे लीवर हमको प्रोटेक्ट करता है साइलेंटली एवरी डे। सो ईट राइट, स्टे हेल्दी एंड बी एक्टिव। थैंक यू।